नमस्कार, वेलकम टू पी एंड डिस्टेंस एजुकेशन। मैं रविशेखर चौहान उपस्थित हूँ आपकी हिंदी की अगली वीडियो लेकर के। पिछली वीडियोज़ में हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में जाना था। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा के विकास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन और माध्यमिक हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ चुका है। अब हम अगली वीडियो में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के विषय में पढ़ेंगे। एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए, टीजीटी पीजीटी वैकेंसी जो है कि ऑफिशियल अनाउंस हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपकी जो हिंदी की क्लासेस हैं वो इस तरह से पढ़ाई जाएंगी जिसमें कि आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती के साथ साथ टीजीटी पीजीटी की भी सिलेबस जो है कि कवर हो पाए। तो आज का हमारा टॉपिक होगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। वास्तव में जब अपभ्रंश के बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जब प्रारंभ होता है तो उस समय हिंदी में बहुत से कवि, बहुत से साहित्य जो है कि प्रस्तुत होते हैं, हमें मिलते हैं। जैसे जैसे क्रम जो है कि नज़दीक आता है वैसे वैसे जो है कि हमें इतिहास के स्रोत, इतिहास के जो साक्ष्य हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो सबसे अधिक जो प्रश्न हमारे मिलेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से ही मिलेंगे। इसके बाद जो है कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे। हम अभी भाषा के इतिहास को पढ़ रहे थे कि भाषा हमारी कब से कैसे बनी, कैसे धीरे धीरे संस्कृत से परिवर्तित होकर के हिंदी में आई। इसके बाद हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखेंगे कि जो हिंदी का साहित्य है वो किस तरह से प्राचीन से कैसे कैसे उसमें परिवर्तन हुए। लेखन कला में जो है कि उतार चढ़ाव देखने को मिला, कभी भक्ति काल, कभी रीति काल, इन चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल हम आज की वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है कि कराए जाएंगे जिससे हमें ये ज्ञात होगा कि इस कक्षा में हमने क्या सीखा जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है और वो हमारे प्रश्नों में इससे क्या लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से जो भी प्रश्नों का संकलन हमारे द्वारा किया गया है वो यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी में पूछे गए प्रश्नों का ही संकलन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक इस भाषा को 4 क्षेत्रीय भागों में विभाजित किया गया है, जिसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी व पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यह हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। चूँकि इस समय में बहुत ज़्यादा हमें साहित्य के स्रोत मिलते हैं, साहित्य के आंकड़े मिलते हैं, इस वजह से इस भाषा को, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो कि टॉपिक है, इसको एक दिन में ख़त्म करना संभव नहीं होगा। इसलिए आज हम सिर्फ पश्चिमी हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी हिंदी में मुख्य रूप से 4 हिंदी भाषाएं हैं जो कि साहित्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है हमारा ब्रज भाषा, दूसरा है बुंदेली, तीसरा है हरियाणवी, व चौथा कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी की ये बोलियां हैं ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। इसको क्षेत्र वाइज किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है इसको हम आगे एक एक करके समझेंगे। तो चलिए ब्रज भाषा से स्टार्ट करते हैं। ब्रज भाषा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में
उसके बाद राजस्थान में, हरियाणा, व मध्य प्रदेश में भी आंशिक रूप से बोली जाती है। इतना हो गया ना। बगल में चित्र से स्पष्ट है कि ब्रजभाषा किस क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जिसमें मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं के क्षेत्र में बोली जाती है। बाकी जो है कि इसमें आंशिक रूप से राजस्थान, हरियाणा व मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है। तो चलिए तो देखते हैं कि किन कवियों ने ब्रजभाषा के उत्थान में अपना योगदान दिया है तथा ब्रजभाषा से संबंधित हमारे कौन से साहित्य हैं। ब्रजभाषा के कवियों में अष्टछाप के कवि, जिसमें वल्लभाचार्य व विट्ठल दास जी के शिष्य थे, मीराबाई, बिहारी, घनानंद, केशव, मतीराम और पद्माकर महत्वपूर्ण हैं। इन कवियों को हमें निश्चित रूप से इनके नाम को और इनकी रचनाओं को तथा इनके समय काल को हमको निश्चित रूप से याद करना चाहिए, जिससे कि आने वाली परीक्षाएं यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अष्टछाप में 8 लोग, चूँकि नाम से भी स्पष्ट है, 8 लोग थे, जिसमें वल्लभाचार्य ने कवियों का एक संग्रह तैयार किया था, जिसमें कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास व कृष्णदास जी हैं। ये समय काल के हिसाब से ही लिखे गए हैं। प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि इनके क्रम के अनुसार इनको बताइए कि कौन सा इनका अवरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए। तो 1468 से प्रारंभ होता है इनका जीवन काल और 1583 ईस्वी तक इनका जीवन काल माना जाता है। इनका जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ है, जमुनावती उत्तर प्रदेश। ऐसा तो संभव नहीं है कि हर किसी के जीवन काल को याद रखा जा सके, लेकिन इनके क्रम को जरूर याद किया जा सकता है। कुसूर पर कृष्ण, ऐसा कुछ ट्रिक अगर बन जाए तो शायद हमें याद हो जाएगा। कुसूर यानी कि कु से कुंभनदास, सूर से सूरदास, पर से परमानंद दास और कृष्ण से कृष्ण। इस तरह से एक छोटा सा ट्रिक हो सकता है जो इनके क्रम को, जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, इनके क्रम को याद रखा जा सकता है। सूरदास जी 1478 से 1583, सीही उत्तर प्रदेश। परमानंद दास जी 1493, कन्नौज उत्तर प्रदेश। कृष्णदास जी का राजस्थान में चिरोला 1496 है। सूत्र को एक बार और रिपीट करना चाहूँगा, कुसूर पर कृष्ण। चलिए अब देखते हैं विट्ठल दास जी। वल्लभाचार्य जी हैं, इनके पुत्र थे विट्ठल दास। तो पापा जी के 4 शिष्यों को हमने अभी पढ़ा। अब इनके बेटा जी हैं विट्ठल दास जी, इन्होंने भी 4 शिष्य बनाए। इसके लिए हमने सूत्र है गोछी चतुर्भुज नंद। देखिए सूत्र का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं याद करने के लिए थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। गोछी चतुर्भुज नंद, इससे हमें गोविंद स्वामी,
छित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, व नंददास हैं। इनको भी हमने टाइम पीरियड के आधार पे ही लिखा है। इसमें सबसे पुराने गोविंद स्वामी जी, उसके बाद छित्त स्वामी जी, उसके बाद चतुर्भुज दास एवं नंददास हैं। गोविंद स्वामी जी आंतरी राजस्थान से हैं, छित्त स्वामी मथुरा उत्तर प्रदेश से, चतुर्भुज दास जमुनावती उत्तर प्रदेश से एवं नंददास जी रामपुर उत्तर प्रदेश से हैं। अधिक से अधिक यहाँ पे आपको कवि उत्तर प्रदेश से मिलेंगे, इसलिए ब्रजभाषा जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा है, इससे भी स्पष्ट होता है। और इसके आप चाहें तो ईस्वी को याद करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। सूरदास जी द्वारा रचित है सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। नंददास जी द्वारा रचित है भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान लीला, ज्ञान मंजरी, सुदामा चरित्र, श्याम सगाई, दान लीला, अनेक कार्य, नाम माला। इसमें भ्रमर गीत जो है ये सूर सागर का ही अंश है एवं रास पंचाध्यायी रोला छंद में रचित बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है। तो अब अगले कवि की तरफ चलते हैं जो ब्रजभाषा की महाकवित्री हैं और एकमात्र ब्रजभाषी कवित्री हैं मीराबाई। मीराबाई के का समय एवं कुछ रचनाओं को देखते हैं। हमारे अगले महत्वपूर्ण कवि हैं ब्रजभाषा के मीराबाई, जिनका जन्म 1498 में हुआ था और इनका अंतिम समय 1573 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी शादी मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में हुई थी। सिसोदिया परिवार में हुई थी। इनके पति का नाम था राजा भोज। राजा भोज राणा सांगा के पुत्र थे। शादी के कुछ समय बाद राजा भोज की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनको सती होने का प्रयास किया गया, ऐसा प्रेशराइज किया गया जिससे कि ये सती हो जाएं, लेकिन इन्होंने सती होने से मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपने श्रृंगार का त्याग न करते हुए कृष्ण को अपना पति मानने लगी और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। इनके द्वारा रचित कुछ काव्य हैं नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राम गोविंद व राम सोरठा। ऐसा माना जाता है कि बहुत सी किंवदंतियों में सुना है कि इनको सती न होने के बाद इनके परिवार वालों के द्वारा इन्हें जहर दिया गया जिससे कि ये मर जाएं, लेकिन इन्होंने जहर पीने के बावजूद भी ऐसा माना जाता है कि इनकी भक्ति इतनी स्पेशल महत्वपूर्ण थी कि इनको ब्रजभाषा के अन्य भी महत्वपूर्ण कवियों में बिहारी, घनानंद, केशव व मतीराम व पद्माकर का स्थान महत्वपूर्ण है। आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। श्रीभट्ट युगल शतक, रत्नाकर
जी द्वारा रचित है उद्धव शतक। बिहारी सतसई 719 दोहे। इनकी एकमात्र रचना सतसई ही हमें प्राप्त होती है, लेकिन इनके 719 दोहों को हिंदी साहित्य का एक रत्न माना जाता है। प्रत्येक दोहा जो है कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। घनानंद द्वारा रचित सुजान हित, प्रेम सरोवर, प्रेम पत्रिका, नाम ही इतना बढ़िया है, इतना खूबसूरत नाम है जिसको सुनकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। केशवदास, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिखा। जितना आराम से इन नामों को ले उतना अच्छा महसूस होता है। मतीराम जी द्वारा रचित फूल मंजरी, ललित ललाम। पद्माकर द्वारा राम रसायन, गंगा लहरी। इसी के साथ जो है कि ब्रज भाषा को स्टॉप करते हुए ब्रज भाषा को और ही बृहद रूप में हम हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बार फिर पढ़ेंगे और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बुंदेली, झांसी, जालौन, हमीरपुर, उरई, बांदा, होशंगाबाद, ग्वालियर व भोपाल में बोली जाती है। हरियाणवी ये दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। और इसको बांगरू भाषा भी कहा जाता है। बांगरू भाषा इसका अन्य नाम है। हमारी अगली पश्चिमी बोली कन्नौजी बोली है, जो कानपुर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद व इटावा के क्षेत्र में बोली जाती है। हमारी पश्चिमी बोली इस प्रकार से समाप्त होती है। अब हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की पूर्वी बोली के तरफ हम लोग देखते हैं। अवधी भाषा का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और हिंदी साहित्य में अवधी से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाकार व इससे संबंधित साहित्य भी है, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अवधी मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, उन्नाव, रायबरेली क्षेत्र में बोली जाती है। अवधी के प्रमुख कवि में कुतुबन हैं, जिन्होंने मृगावती रचना की है। मंझन कवि ने मधुमालती, जायसीकृत पद्मावत आपको पता होगा, और राजा रतन सिंह फिल्म भी बनी है जिस पे। और उस्मान कवि चित्रावली, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती, मुल्ला दाऊद ने चंदायन, तुलसीदास कृत रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, रामलला नहछू। ईश्वर दास द्वारा रचित भरत मिलाप, रहीम दास द्वारा रचित बरवय नायिका भेद। ये महत्वपूर्ण जो है कि रचनाएं हैं जो कि अवधी भाषा में रचित हैं। इसके बाद बघेली व छत्तीसगढ़ी भी आता है इसी भाषा के अंतर्गत। अब हम अगली भाषा की तरफ राजस्थानी व पहाड़ी भाषा की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी बोलियां राजस्थानी व पहाड़ी भाषा में बोली जाती हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी के बाद जो हमारा आता है वो राजस्थानी व पहाड़ी हिंदी है, जिसकी क्षेत्रीय बोलियां भी हैं। राजस्थान में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती व मालवी भाषा बोली जाती है। पहाड़ी क्षेत्र जो कि पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ से सटे संबंधित क्षेत्रों में गढ़वाली, कुमाऊँ, मैथिली, मगही व भोजपुरी भाषा बोली जाती है। इस प्रकार हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो टॉपिक होता है ये समाप्त होता है और अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इससे हमें किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं परीक्षा में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए डार्क चित्र में दर्शाए गए क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। ये जो चित्र है इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है ये बताना है। ऑप्शन ए है ब्रज भाषा, ऑप्शन ख है
अवध भाषा, ऑप्शन ग बुंदेली या ऑप्शन घ मराठी। सही उत्तर है ब्रज भाषा। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अष्टछाप कवियों का अवरोही अर्थात पुराने से नए क्रम क्या है? पहला ऑप्शन है परमानंद दास, कुंभन दास, नंददास, चित्तस्वामी। ये निश्चित रूप से यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है। तो पहले तो कुंभन सर्वप्रथम थे, तो परमानंद दास जी यहाँ पे कुंभन दास बीच में आए हैं। निश्चित रूप से ये ऑप्शन इसी तरह से हमारा स्किप हो जाता है। हमारा घ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये भी स्किप हो जाता है। कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास और गोविंद स्वामी तथा कुंभन दास, सूरदास, चतुर्भुज दास और नंददास, इसमें से दो हमारे वल्लभाचार्य जी के शिष्य और दो जो है कि विठल दास जी के शिष्यों को लेकर के ये क्रम बनाया गया है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मीराबाई की रचना नहीं है। ऑप्शन ए है नरसी जी का मायरा, ऑप्शन ख है गोविंद टीका, ऑप्शन ग है रसमंजरी, ऑप्शन घ है राग गोविंद। सही उत्तर है रसमंजरी। रसमंजरी नंददास जी की रचना है, नंददास जी की रचना है। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रज भाषा के कवि नहीं है? ऑप्शन क है बिहारी, ऑप्शन ख विद्यापति, ऑप्शन ग घनानंद, ऑप्शन घ मीराबाई। इसका सही उत्तर है विद्यापति। इन्होंने अपभ्रंश में कीर्ति लता व कीर्ति पताका की रचना की थी इन्होंने, आपको याद आ रहा होगा। और अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन क है सरहपा, ऑप्शन ख है सबरपा, ऑप्शन ग देवसेन, ऑप्शन घ स्वयंभू। स्वयंभू हमारे अपभ्रंश के पहले कवि हैं। यहाँ पे हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आल्हखंड का वास्तविक नाम क्या है? गांव में बहुत ज़्यादा फेमस है आल्हा रुदल की जो कहानी लोग गाते हैं, ऐसा आल्हा रुदल गढ़ी में कूदल, ऐसा कुछ पता नहीं जो भी गाते हैं। तो उसी का जो है कि यहाँ पे पूछा है कि वास्तविक नाम क्या है। ऑप्शन क है खुमार रासो, ऑप्शन ख विजयपाल रासो, ऑप्शन ग है परमाल रासो, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है परमाल रासो। इसको 1865 में सर्वप्रथम फर्रुखाबाद के तत्कालीन न्यायाधीश चार्ल्स इलियट ने इसे प्रकाशित करवाया था। परमाल रासो जो है कि जगनिक कवि द्वारा लिखा गया है। जगनिक इसके रचयिता हैं इस खंड काव्य में, और इसमें दो वीरों का वर्णन है, आल्हा और रुदल। और इसके साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। अब हम इसके बाद नए वीडियो में मिलेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ। निश्चित रूप से जो भी प्रश्न है वो आपको जूनियर शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी के लिए ही बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू।